रागनी ट्रेन में बैठकर गुरुग्राम से भिवानी अपने मायके आ रही थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर मायके आने की खुशी से ज़्यादा उसकी आंखों में नमी थी। उसके चेहरे पर बना निशान इस बात का गवाह था कि उसके साथ कुछ तो गलत हुआ है। वो ट्रेन के उस डिब्बे में सबके साथ बैठी तो ज़रूर थी, लेकिन वो अपनी ही सोच में गुम थी। क्या आज जो फैसला मैंने लिया है सही है? अगर गलत हुआ तो क्या होगा? क्या पापा इसमें मेरा साथ देंगे? शायद नहीं, क्योंकि जो गलती इंसान स्वयं पूरी जिंदगी करता आया हो, उसी गलती के लिए वो किसी और को दोषी कैसे बता सकते हैं? वो यूं ही अपने ख्यालों में खोई रहती अगर टिकट चेकर ना आया होता। उसने उसे जब पुकारा तो उसकी तंद्रा भंग हुई। मैडम, टिकट दिखाइए अपना। टिकट चेकर ने कहा तो उसने अपना पर्स खोलकर उसमें से अपना टिकट निकालकर उसे दिखाया। टिकट चेकर टिकट देखकर चला गया और रागिनी की सोच फिर से अपनी पटरी पर आ गई। 1 साल में कितना बदल गया था उसके लिए सब कुछ। क्या यही रागिनी थी जो कभी अपने माता पिता के ये कहने पर कि कम बोला करो, झट से जवाब दे देती, अपने मुंह से बोलते हैं, इसमें किसी को क्या दिक्कत है, और हंसने लगती। आज उसे बोलने से पहले 100 बार सोचना पड़ता था। रागिनी खन्ना एक समय में राय इंटरनेशनल नाम की मल्टीनेशनल कंपनी में लगातार 5 साल तक बेस्ट वर्कर ऑफ द ईयर का अवार्ड हासिल करने वाली कर्मठ और अनुशासित लड़की, जिसका आत्मसम्मान और ज्ञान उसकी पहचान थी। रागिनी 24 बरस की थी। उसके तीखे नैन नक्श, गुलाबी होंठ, कजरारी आंखें, गोरा रंग और एक प्यारी सी मुस्कुराहट जो किसी का भी मन मोह लेने के लिए काफ़ी थी। उसके रूप और गुणों की चर्चा उसके पूरे मोहल्ले में थी। वो रूप के साथ साथ गुणों का भी भंडार थी। सबसे प्रेम से बात करना, सम्मान देना, छोटों को प्रेम देना, ये सब उसकी माँ के दिए संस्कार ही तो थे, जिनके कारण आज सभी उसे एक परफेक्ट चाइल्ड के रूप में पहचानते थे। उसके रूप और गुणों की चर्चा अपनी ननद के मुख से सुनकर शांति देवी ने उसे अपने घर की लक्ष्मी बनाने का फैसला किया था। वो अपने छोटे बेटे आदर्श का रिश्ता लेकर स्वयं ही आई थी, मिस्टर दिनकर खन्ना के घर। शांति देवी जाने माने उद्योगपति विश्वास कुमार की पत्नी थी। एक आरकंडी वाली सूती साड़ी और उस पर सिंपल किंतु महंगी चप्पल। इस उम्र में भी उनके चेहरे पर गजब था। एक समय में उनका बड़ा नाम हुआ करता था, लेकिन विश्वास कुमार की कैंसर की बीमारी में वो सब खर्चा करवाकर भगवान के चरणों में विलीन हो गए। अब तो ले देकर एक आलीशान मकान ही बचा था उनके पास। आदर्श भी एक कंपनी में नौकरी करता था। देखने में किसी हीरो से कम नहीं था आदर्श। 6 फीट की हाइट, सांवला रंग, लेकिन बहुत ही आकर्षक नैन नक्श। अच्छा पढ़ा लिखा था, जिसे देखते ही मिस्टर खन्ना ने पसंद कर लिया था। दोनों की एक मुलाकात के बाद शादी तय हो गई। रागिनी को आदर्श की बातों से वो मिलनसार लगा। देखते ही देखते सगाई हो गई और सगाई के बाद शादी। रागिनी हजारों रंग के सपने खुद में समेटे आदर्श के घर आ गई। शादी के 1 महीने बाद सुबह सुबह रागिनी बाकी दिनों से जल्दी उठी और नाश्ते की तैयारी करके उसने अपना और आदर्श का नाश्ता टेबल पर लगाया और टिफ़िन बनाकर पैक किया। शांति देवी एक सुलझी हुई महिला थी, जिसने रागिनी को भरपूर प्यार दिया था। वो उसे बेटी की तरह ही मानती थी। रागिनी ने भी उन्हें हमेशा माँ जैसा ही सम्मान दिया था। अपना काम खत्म कर रागिनी ने शांति देवी को चाय देते हुए पूछा, माँ, आज से मैं ऑफिस फिर से ज्वाइन कर रही हूँ। 1 महीने की छुट्टी ली थी, वो तो पूरी हो गई। आप नहा धोकर तैयार हो जाइए, मैं आपका नाश्ता बना देती हूँ। शांति देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटा, तुम चली जाना। मेरे नाश्ते की चिंता मत करो, मैं बना लूँगी। तुम बेफिक्र होकर तैयार होकर ऑफिस चली जाओ। रागिनी मुस्कुराते हुए वहाँ से अपने कमरे में चली गई। नाश्ते की मेज़ पर आदर्श को जब नाश्ते के लिए 2 प्लेट्स लगी देखी तो बोल पड़ा, अरे भाई, आज 2 प्लेट्स इतनी सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है आज? कहीं आपका प्रोग्राम मम्मी पापा से मिलने जाने का तो नहीं है? नहीं आदर्श, आज मेरी छुट्टी पूरी हो गई है, तो आज फिर से ऑफिस जाने का प्रोग्राम है, रागिनी ने बताया। ये सुनते ही आदर्श के हाथ नाश्ता करते करते रुक गए। जॉब? लेकिन तुम्हें जॉब क्यों करनी है? मैं कर तो रहा हूँ काम, आदर्श ने कहा। शादी से पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि मुझे नौकरी करनी है आगे भी। तुमने हाँ कहा था, तुम भूल गए क्या आदर्श? रागिनी ने चहकते हुए कहा।
इस बात से आदर्श एकदम जल भुन गया, लेकिन उसने प्रत्यक्ष में कुछ कहा नहीं। बस बिना कुछ बोले ही नाश्ता करके निकल गया। रागनी पीछे से आवाज़ देती रह गई कि वो भी साथ चलेगी, क्योंकि उसका ऑफिस आदर्श के ऑफिस के रास्ते में ही पड़ता था। लगता है आज कोई मीटिंग है, जो बिना ढंग से नाश्ता किए ही चले गए। आदर्श बीना, पहले बता देते तो मैं थोड़ा सा जल्दी कर लेती मेरा काम। रागनी बड़बड़ा रही थी और प्लेट समेटकर रसोई में रखने ही जा रही थी कि शांति देवी ने प्लेट उसके हाथ से लेते हुए कहा, तुम जाओ, ये सब बाई आकर कर लेगी। मैंने बात कर ली है। शादी के बाद का पहला दिन है, देर हो जाएगी तो मेरी बेटी को डांट पड़ जाएगी। रागनी ने प्लेट रखते हुए अपना पर्स उठाया और बाहर चली गई। शाम को आदर्श रागनी से पहले ही आ गया था, जबकि रोज़ वो 8 बजे के बाद आता था। आज 5 बजे ही घर आ गया था। रागनी आते ही रसोई की ओर बढ़ी तो देखा सामने से शांति देवी चाय और नाश्ता लेकर आ रही हैं। अरे रसोई में कहाँ चली? जाओ, मुँह हाथ धोकर कपड़े बदल लो और आ जाओ चाय पीने, शांति देवी ने कहा। रागनी कपड़े बदल कर आ गई। इतने घंटे काम करने के बाद यदि चाय नाश्ता मिल जाए तो एनर्जी मिल जाती है, कहते हुए रागनी हंसने लगी। रात को वो अपने ऑफिस की बातें आदर्श से शेयर करने लगी तो आदर्श ने सर दर्द हो रहा है कहकर उसे चुप करवा दिया। अगले दिन सुबह नाश्ता करते हुए आदर्श ने नाश्ता चखते ही गुस्से से रागनी से कहा, यह नाश्ता है या जहर? इसमें नमक तो है ही नहीं और मिर्च भर के डाल दी है। जल गया हूँ अंदर तक, कहते हुए आदर्श ने चाय का कप जानबूझकर रागनी के हाथ पर डाल दिया। रागनी एकदम से चीख पड़ी। उसका हाथ जल गया था, जिसे लेकर वो सीधे बास बेसिन के पास चली गई और ठंडा पानी उस पर डालने लगी। रागनी की चीख सुनकर शांति देवी बाहर आईं तो उसे ऐसे देख आगे बढ़ी, लेकिन उससे पहले ही आदर्श रागनी के पास पहुंच गया और उसे गले लगाते हुए बोला, सॉरी जान, वो गलती से हाथ से छूटकर तुम्हारे हाथ पर गिर गया। रागनी को लगा शायद उसे ही गलतफहमी हुई है। उसने इट्स ओके कहकर आदर्श को खुद से अलग किया। बर्नआउट लगाकर रागनी ऑफिस के लिए निकलने ही वाली थी कि शांति देवी ने कहा, आदर्श, रागनी को भी छोड़ते हुए चले जाना। ठीक है माँ, कहकर आदर्श रागनी को अपने साथ लेकर चला गया। शाम को आते हुए आदर्श रागनी के लिए एक नीले रंग की साड़ी लेकर आया, वो भी प्राइस टैग के साथ। उसने रागनी को देते हुए कहा, तुम पर यह नीला रंग बहुत फबेगा। रागनी ने मुस्कुराकर वो साड़ी ले ली। उसके बाद आदर्श उसके करीब आया और रागनी के लाख इनकार के बाद भी वो अपनी भावनाओं को शांत करके ही हटा। रागनी के हाथ का दर्द छाले की चमड़ी निकल जाने के कारण बढ़ गया था। अगली सुबह रागनी के पापा उससे मिलने आए तो रागनी को नीली साड़ी में देखकर आश्चर्यचकित रह गए। अरे बेटा, तुम्हें तो ये रंग बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम ही कहती थी कि यह रंग पेंट जैसा लगता है, कहते हुए उसके पापा मुस्कुरा दिए। ये मेरी पसंद की हुई है पापा, कहते हुए आदर्श ने उनके पैर छुए। ठीक है बेटा, अब तुम दोनों का जो मन हो वही ठीक है, कहते हुए उसके पापा रागनी को उसकी पसंद के रंग की कमीज सलवार हाथ में थमाते हुए बोले, यह वो ड्रेस है जो तुम्हें चाहिए थी बेटा, तुम्हारी माँ ने भिजवाई है। थैंक यू पापा, कहते हुए रागनी उनके गले लग गई। उनसे मिलकर उसके पापा तो चले गए, लेकिन आदर्श ने उस बैग में रखी गुलाबी रंग में आसमानी रंग की कड़ी उस ड्रेस को देखते हुए कहा, यह रंग मुझे पसंद नहीं है, ये मत पहनना, तुम पर तो नीला रंग ही अच्छा लगता है। खुशी से दमकता रागनी का चेहरा एकदम मुरझा गया था। रागनी बोलने को हुई थी कि उसे माँ की बात याद आई। बेटा, शुरुआत में सामंजस्य बिठाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए थोड़ा एडजस्ट कर लेना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। इस ख्याल के साथ ही वो चुप हो गई। उस रात खाने में नमक को लेकर आदर्श ने हंगामा खड़ा कर दिया। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? नौकरी नहीं होती तो छोड़ दो, लेकिन ये लापरवाही नहीं झेली जाएगी मुझसे, कहते हुए आदर्श ने खाना वहीं छोड़ दिया। ये क्या बदतमीजी है आदर्श, कभी कभी हो जाता है ऊपर नीचे, घर और ऑफिस दोनों संभालती है मेरी बच्ची, इतना ही शौक़ है तो तुम उसकी मदद किया करो, शांति देवी ने आदर्श को डांटते हुए कहा। फिर उन्होंने डरी हुई रागनी को अपने गले लगा लिया। आदर्श उठकर जाने लगा तो रागनी की चीख निकल गई। आदर्श का पैर उसके पैर को कुचल गया था, जिसके लिए आदर्श ने तुरंत माफ़ी मांगी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, अब तो रोज़ ही कोई ना कोई नई चोट रागनी को मिल ही जाती थी।
1 महीना बीता ही था कि रागिनी ने अपनी तनख्वाह शांति देवी के हाथ में रखते हुए कहा, माँ, ये मेरी पहली सैलरी है। शांति देवी ने मुस्कुराते हुए रागिनी से कहा, बेटा, इसका मैं क्या करूँगी? बस ये प्यार और सम्मान बनाए रखना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम अपने लिए कुछ ले आना। अगली सुबह रागिनी अपने टाइम से उठी और उसने नाश्ता बनाया और टिफ़िन भी। मेज़ पर एक ही प्लेट देखकर शांति देवी ने पूछा, तुम्हारी छुट्टी है क्या आज? नहीं माँ, मैंने रिजाइन कर दिया है। मैं घर और नौकरी में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रही थी। कहते हुए रागिनी ने अपना चेहरा रसोई की तरफ करके अपनी आंखों के आंसू छुपा लिए थे। यह सुनकर आदर्श के चेहरे में मुस्कुराहट आ गई। उसने नाश्ता किया और गुनगुनाते हुए ऑफिस चला गया। अब सुबह से शाम तक घर सजाना, अलग अलग पकवान बनाना और शांति देवी के साथ समय बिताना, पूरा दिन रागिनी ने स्वयं को इसी में व्यस्त कर लिया था। वो आदर्श से प्यार भरी बातें सुनने और तारीफ सुनने को तरस जाती, लेकिन आदर्श ऑफिस से आकर भी फ़ोन कॉल्स पर ही बिजी रहता। आदर्श के लिए नौकरी, तरक्की और पैसा मायने रखता था, और रागिनी के लिए मन का सुकून और खुशियों के पल। आदर्श के लिए प्यार का मतलब केवल बिस्तर था, और रागिनी के लिए उसका साथ और समय। दो विपरीत बुद्धि वाले व्यक्तियों में सामंजस्य स्थापित करते करते रागिनी का 1 वर्ष पूरा होने वाला था। कितनी धूमधाम से उसने 1 हफ्ते पहले ही आने वाली एनिवर्सरी पार्टी की तैयारी शुरू कर दी थी। स्टेशन पर ट्रेन रुक गई थी, लेकिन रागिनी अपनी ही रौ में बही जा रही थी। तभी एक औरत ने रागिनी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, स्टेशन आ गया है, ये ट्रेन इससे आगे नहीं जाएगी। इतना सुनते ही रागिनी का दिमाग झटका खाकर बीते दिनों की कड़वी यादों से बाहर निकल आया। उसने अपना सूटकेस उठाया और स्टेशन उतर गई। ऑटो लेकर अपने घर पहुंची तो उससे पहले ही शायद घर वालों को उसके आने का अंदेशा हो गया था, या फिर आदर्श ने उन्हें उसके खिलाफ भड़का दिया था। दरवाज़ा खोलते ही भाई बिना कुछ उससे बोले ही अंदर चला गया था। उसकी माँ ने उसे देखते ही गले लगा लिया और पूछा, कुछ दिन रुकोगी ना बेटी? माँ आखिर माँ होती है। उनका स्पर्श पाकर उसके आंसू छलक आए। चाय नाश्ता होने के बाद उसके भाई ने पूछा, क्या हुआ था रागिनी? घर छोड़कर क्यों चली आई? क्या किया तुमने ऐसा कि जीजा जी को इतना गुस्सा आ गया था? एक के बाद एक सवाल सुनकर रागिनी सकते में आ गई। मैंने क्या किया? गुस्सा आएगा तो मुझ पर हाथ उठाएंगे? ये अधिकार उन्हें किसने दिया? तुम ही ने कुछ किया होगा रागिनी, वरना एनिवर्सरी पर हमें इनवाइट करके फिर मना क्यों करते जीजा जी? एडजस्टमेंट नाम की भी कोई चीज़ होती है जो शायद तुम्हें करनी नहीं आई, भाई ने गुस्से में कहा। अगर आपने मुझे मुजरिम करार कर ही दिया है तो अब कुछ कहने सुनने को बचा ही क्या है? कहते हुए रागिनी अपने कमरे में चली गई। उसने अपना फ़ोन बंद करके बिस्तर के सिराने पटक दिया, और अपने बिस्तर पर पड़ी पड़ी वो कब रोते रोते सो गई उसे पता ही नहीं चला। उसकी आंख तब खुली जब माँ ने दरवाज़ा खटखटाकर उसे खाने के लिए बुलाया। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और सूज गई थीं। वो खाने की टेबल पर बैठकर खाना खाने ही लगे थे कि उसके पापा ने पूछा, तुमने आदर्श से बात की? नहीं, रागिनी ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। एक बार बात कर लेती बेटा तो ठीक रहता, उसके पापा ने कहा। अब बात करने को कुछ नहीं बचा है पापा, रागिनी ने रुआंसी होकर कहा। कैसी बेवकूफ़ों जैसी बातें कर रही हो तुम? जानती भी हो क्या करके आई हो? वो तो अच्छा हुआ जीजा जी इतना होने के बाद भी तुमसे बात करना चाहते हैं, तुम्हें वापस ले जाना चाहते हैं। छोटे मोटे झगड़े किस घर में नहीं होते हैं? कल को तुम्हारी भाभी यही तमाशा करने लगीं तो क्या कहकर रोकेंगे उसे? शादी हो गई है आपकी, अब आपको उसी घर में रहना है, एडजस्ट करना सीखिए। कल सुबह वो लेने आ रहे हैं आपको, तब तक आप खुद को मेंटली तैयार कर लीजिए। मेहमान की तरह आओगी तो आपका स्वागत है, वरना इस घर में मत आना। कहते हुए उसके भाई ने प्लेट खिसका दी। आज आपको मेरी बातों से ज़्यादा उनकी बात पर भरोसा होने लगा है भाई। जिसे बचपन से जानते हो उसे छोड़कर आज वो इम्पॉर्टेंट हो गया है जो आपकी ज़िंदगी में साल भर पहले आया है, जिसके साथ आपने 4 दिन पूरे नहीं गुजारे। कल आपकी अदालत लगेगी और उसमें सुनवाई होगी मेरे भविष्य की। कहते हुए रागिनी बिफर पड़ी। ऐसी औरत जो अपने पति का घर छोड़ देती है उसे इस समाज में सम्मान नहीं मिलता। क्या कहेंगे लोग तुम्हारे और हमारे बारे में, सोचा है कभी? रागिनी के पिता ने अपनी चुप्पी तोड़ी।
कौन सा समाज पापा? वही समाज जिसने हमेशा दायरे औरतों के लिए बनाए हैं। कल को आपकी बेटी मर जाएगी तो ये समाज रोएगा उसके लिए। कल को अगर आपको कुछ हो गया तो ये समाज आएगा आगे मदद के लिए। पुरुष प्रधान समाज है, यह डरता है स्त्रियों के पंख फैलाने से, क्योंकि यह समाज जानता है कि जिस दिन स्त्री बंधन मुक्त हुई ये सारा आसमान उसका होगा। आप जो भी फैसला ले पापा, लेकिन मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी, रागिनी ने दृढ़ स्वर में कहा। समझाओ अपनी बेटी को कि औरतों को एडजस्ट करना ही पड़ता है। पति परमेश्वर होता है। क्या हुआ अगर उसने कुछ कह दिया या गुस्से में हाथ उठा दिया, तो इसमें इतना बवाल करने की क्या ज़रूरत है? औरतों को तो पता नहीं क्या क्या सहन करना पड़ता है। एक बात इसके दिमाग में डाल दो कि ये इस घर में नहीं रह सकती। दामाद जी से लड़कर रागिनी के पापा गुस्से में तमतमाते हुए रागिनी की माँ से बोले, और तुम कान खोल कर सुन लो, सुबह दामाद जी आ रहे हैं तुम्हें लेने, तो तुम्हें जाना ही होगा। अब जैसा भी है वही तुम्हारा भाग्य है। रागिनी की ओर देखते हुए उसके पिता ने कहा, पापा मैं आज के ज़माने की पढ़ी लिखी लड़की हूँ। मैं माँ नहीं हूँ जो मार खाकर भी चुप रह जाऊँगी। सुबह का फैसला सुबह पर छोड़िए, कहते हुए रागिनी बिना खाना खाए ही सो गई। रागिनी अपने कमरे में चली गई। उस रात किसी ने भी खाना नहीं खाया था। रागिनी ने एक निर्णय लिया और अपनी कंपनी के हेड को फ़ोन लगा दिया। कुछ देर बात करने के बाद रागिनी ने फ़ोन काट दिया। सुबह जल्दी उठकर रागिनी नहा धोकर तैयार हो गई। उसने गुलाबी रंग की वही ड्रेस पहनी थी जो उसे बहुत पसंद थी। रागिनी को नहा धोकर तैयार हुआ देखकर उसके भाई और पिता के चेहरे पर विजयी मुस्कान आ गई। वो जैसे ही नाश्ता करने बैठे तभी दरवाजे की घंटी बजी और उसके भाई ने दरवाज़ा खोला। सामने खड़ा आदर्श एक पैकेट में कुछ तोहफे लिए खड़ा था। चाय नाश्ता करने के बाद कचहरी लगाई गई, जिसमें आज रागिनी के जीवन का फैसला होना था। बताओ आदर्श बेटा, क्या हुआ था? उसके पिता ने तिरछी नज़रों से रागिनी की ओर देखते हुए पूछा। कुछ नहीं पापा, बस थोड़ा स्ट्रेस में था और अपनी एक दोस्त से बातें कर रहा था ताकि रिलैक्स हो जाऊं, लेकिन बीच में ये आ गई और गुस्से में मेरा हाथ इसके ऊपर उठ गया। मैंने मारा नहीं पापा, बस एक थप्पड़ लग गया था। उस दिन माँ की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड करना था। ये 2 दिन वहाँ माँ के साथ रही। उस दौरान मैंने माफ़ी भी मांगनी चाहिए, लेकिन रागिनी ने एक भी नहीं सुनी। माँ के घर आते ही मैं समझाना चाहता था, लेकिन ये यहाँ चली आई। मैंने उस खास दिन के लिए तोहफे भी खरीदे थे, लेकिन एक प्रोजेक्ट की वजह से परेशानी में मैं इसे दे नहीं पाया। कहते हुए आदर्श ने वो पैकेट रागिनी की ओर बढ़ा दिया। जैसे ही उसने रागिनी को गुलाबी रंग की ड्रेस में देखा, उसने कहा, यह रंग तुम्हें सूट नहीं करता। कितनी बार समझाऊं तुम्हें? रागिनी बेटा जाओ, अब ये तोहफे रखो और अपने घर जाने की तैयारी करो, पापा ने फरमान सुनाया, जिसे सुनकर आदर्श के होठों पर मुस्कान आ गई। वाह पापा, क्या फैसला किया है आपने। समाज में उच्च आदर्श स्थापित करने वाले पहले पिता आप होंगे, जिन्होंने अपनी बेटी की एक भी नहीं सुनी और एक तरफा फैसला सुना दिया, रागिनी ने कहा। आप बताइए दीदी, क्या हुआ था वहाँ आपके साथ? दरवाजे के अंदर आती हुई रागिनी की भाभी ने पूछा। उसने रागिनी को ननद कम सखी ज़्यादा समझा था, इसीलिए रात को रागिनी की माँ के फ़ोन करने के बाद वह सुबह जल्दी ही निकल आई थी। उसने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। भाभी, वो भाभी, कहते हुए रागिनी का गला रुंध गया। भाभी ने उसे पानी पिलाया और फिर बोली, बहुत समझदार है हमारी रागिनी। अगर वो यहाँ आई है इसका मतलब ये है कि इसके सब्र की सीमा टूट चुकी है। कोई भी स्त्री घर में जान फूंकती है अपनी श्वास द्वारा, मकान को घर बनाती है, तिनका तिनका जोड़ती है। ऐसे में अगर वो अपना घरौंदा छोड़ती है तो उसके पीछे वजह भी बड़ी ही होती है। बताओ रागिनी, मैंने माँ की शिक्षा का मान रखने की पूरी कोशिश की थी भाभी, हर तरह एडजस्ट किया था। मैं नौकरी करना चाहती थी पर छोड़ दी क्योंकि इन्हें पसंद नहीं थी। मैं सलवार कमीज पहनना चाहती थी लेकिन साड़ी में लिपटी रही क्योंकि इन्हें साड़ी पसंद थी। मैंने हर संभव कोशिश की कि इन्हें खुश रख सकूं, लेकिन इन्हें घर में एक नौकरानी, सोसाइटी में 100 पीस और बिस्तर में रति की आवश्यकता थी। आवश्यकता? हाँ भाभी, प्यार तो कभी इन्हें था ही नहीं। मैं केवल इनकी ज़रूरत थी। हर बात पर गुस्सा, गालियाँ, ताने, उल्हाने, मैंने सब सहा, लेकिन जब मेरे कानों में इनके अफेयर की खबर पड़ी तो मैं दंग रह गई। विश्वास कर पाना कठिन था।
मैंने इसे अब्बा समझकर भुला दिया था, लेकिन एक रात जब ये बात करते करते सो गए तो इनका मोबाइल खुला होने के कारण उसमें लिखी चैट पढ़कर तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। इनकी चैट की बातें यदि एक पति पत्नी भी करें तो उन्हें भी शर्म आ जाए। सुबह हमारी शादी की सालगिरह थी। रात को इन्होंने मम्मी पापा को फ़ोन कर दिया था कि पार्टी कैंसिल है, लेकिन पार्टी तो थी, वो भी इनके खास दोस्तों की। सुबह उठकर तैयार होकर पूजा करके मैंने इनका फ़ोन इनके सामने रखते हुए इन्हें चाय दी। कुछ देर बाद मैंने पूछा कि ये संगीता कौन है। इन्होंने किसी भी संगीता को जानने से साफ इनकार कर दिया, परंतु जब मैंने इनकी चेट सामने रखी तो इन्होंने मुझसे कहा कि मेरा काम घर के काम करने का है तो मैं सिर्फ उसी से मतलब रखूं, इनके मामलों में टांग ना अड़ाऊं। ये कहकर ये बाहर चले गए। मैंने माँ की खुशी के लिए पूरा दिन मुस्कुराहट का आवरण ओढ़े रखा। शाम को सभी मेहमान आ गए थे, लेकिन इनका कोई पता ठिकाना नहीं था। फ़ोन ये उठा नहीं रहे थे। मैं मेहमानों की सेवा करते करते और इंतज़ार करते करते मायूस हो गई थी। तभी ये दनदनाते हुए आए और सीधे अपने कमरे में चले गए। काफ़ी देर बाद भी जब ये बाहर नहीं आए तो माँ ने मुझे उन्हें बुलाने के लिए भेजा। मैं अंदर गई तो ये फ़ोन पर बात कर रहे थे। फ़ोन कटने पर इन्हें परेशान देखकर मैंने पूछा, क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? ये मेरी उस पूरे दिन में आदर्श से हुई बात थी। ये मुझ पर भड़क गए और गालियाँ देने लगे। मनहूस औरत, तू मेरी परेशानी है। तुझ में इतनी भी अकल नहीं कि दरवाज़ा नॉक करके आना चाहिए। ये कमरा मेरा भी है आदर्श, और उसके लिए इससे पहले कि मेरी बात पूरी होती इनका तड़ाक थप्पड़ मेरे गाल पर रसीद हो चुका था। बाहर खड़े लोगों के लिए मैं परिहास का विषय बन गई थी। सभी मेहमान मौके की नजाकत समझकर अपने अपने घर लौट गए थे। मैं तो उसी समय घर छोड़ देती, लेकिन मेरी सास या यूँ कहूँ माँ अपने बेटे की हरकत बर्दाश्त नहीं कर पाईं और वो बीपी बढ़ने के कारण बदहवास सी हो गईं। मैं हॉस्पिटल में 2 दिन उनके साथ रही, मंथन करती रही। जब माँ हॉस्पिटल में थी ये आया था मेरे पास माफ़ी मांगने। इसने मुझसे कहा, एक थप्पड़ ही तो मारा था यार, अब इसके लिए क्या मुंह फुलाना। मैंने यहाँ इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं आप सबको परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब और नहीं सह सकती मैं इस इंसान को। जिस लड़की ने कभी किसी की ना सुनी उसने खुद को इसके लिए पूरा बदल डाला, लेकिन इसे उसकी इज्जत करनी नहीं आई। मुझे तो क्या, ये दुनिया की किसी भी लड़की को डिजर्व नहीं करता भाई। रागनी रोती रही और बताती रही, आपने क्या कहा था पापा, पति परमेश्वर होता है। परमेश्वर मान लेती हम स्त्रियां पुरुष को, पर उनका आचरण परमेश्वर सा हो तो सही। आप दोनों के घर में मेरी कोई जगह नहीं है। मैं समझ गई हूँ, बोझ नहीं बनूंगी आप दोनों पर। नौकरी करूँगी और अपना भविष्य खुद बनाऊँगी, जैसे शादी से पहले करती थी। रागनी ने अपनी बात स्पष्ट की। रागनी की माँ और भाभी दोनों की आंखों में आंसू आ गए रागनी की आप बीती सुनकर, जबकि पिता और भाई शर्मिंदा थे अपनी सोच और शब्दों पर। आदर्श ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और कहा, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ रागनी, माफ़ कर दो मुझे। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन रागनी ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, माफ़ करके देख चुकी हूँ मैं कई बार, लेकिन इस बार नहीं। एक बार हाथ उठ सकता है, उसका क्या भरोसा कि वो दोबारा नहीं उठेगा। मेरी नहीं तो माँ की ही सोच लो रागनी, वो तो तुमसे बहुत प्यार करती हैं ना। आदर्श ने अपना अंतिम दांव चला। रागनी ये सुनकर मुस्कुरा दी और बोली, मुझे यह हिम्मत मेरी उसी माँ ने दी है जिसकी दुहाई तुम दे रहे हो आदर्श। आदर्श को यह सुनकर ज़बरदस्त झटका लगा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रागनी ने दरवाज़ा खोला तो एक ड्राइवर बाहर खड़ा था। उसने कहा, मैं राय इंटरनेशनल से आया हूँ। दीक्षित साहब ने आपके लिए गाड़ी भिजवाई है और ये पैकेट भी। अब मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू कहते हुए रागनी ने उसे जाने की इजाज़त दे दी। दरवाज़ा बंद करके रागनी अंदर गई और अपना सूटकेस लेकर बाहर आई। रागनी की भाभी ने उससे पूछा, इसमें क्या है रागनी? रागनी ने पैकेट खोला तो उसमें उसका अपॉइंटमेंट लेटर था, वो भी प्रमोशन के साथ। उसमें एक फ्लैट की चाबी थी जो उसे कंपनी की ओर मिला था, और साथ ही एक गाड़ी की चाबी उसके हाथ में थी। उसके पापा और भाई कुछ बोलना चाहते थे, तभी रागनी ने उन्हें रोक दिया। रागनी ने कहा, अभी नहीं पापा, जब मुझे लगेगा कि मेरा अपना कहने को कोई घर है मैं आ जाऊंगी।
फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, कहते हुए रागिनी ने एक बार अपनी माँ की ओर देखा और भाभी की ओर देखकर अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए बाहर चली गई। पीछे खड़े सभी उसे बस जाते हुए देखते रहे।